नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। आज हम लेकर आए हैं लेखक सत्यव्यास की रोमांचक मर्डर मिस्ट्री मौत बुलाती है। एक ऐसी कहानी जहां हर सुराग एक नई पहेली बन जाता है और हर कदम इंसान को मौत के और करीब ले जाता है। तो तैयार हो जाइए रहस्य, सस्पेंस और थ्रिल से भरे इस सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मौत बुलाती है पार्ट 2। और आप, जैसा अभी बताया कि मैं उनकी सेक्रेटरी थी। एक ही बात हुई, आप दोनों बला ज्वेलर्स के ही मुलाजिम हुए। नहीं, मेरी सैलरी बला ज्वेलर्स से नहीं बनती थी। अच्छा, आगे कहें। उस दिन बला साहब ने ही उसे अपने किसी काम से भेजा था, फिर वह वापस नहीं आए। लेकिन यह तो शक करने का कोई पुख्ता कारण नहीं हुआ। मालिक अपने मुलाजिम को काम के लिए कहीं ना कहीं भेजता ही है, मगर वह कोई ऐसा काम था जिसके लिए मेरे पति तैयार नहीं थे। वह 2-3 दिनों से परेशान थे और बात बात पर नाराज भी हो जाते थे। अच्छा, पति की गुमशुदगी के बाद आपने इंतजार किया और फिर बला साहब से पूछने गई। जब वह कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए तो आप रिपोर्ट दर्ज कराने यहां आ गई। ठीक कहा ना मैंने? जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप अस्पताल क्यों नहीं गई? मतलब आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो अस्पताल में भी हो सकते हैं, और आप इतनी श्योर कैसे हैं कि आपके पति के गुमशुदगी में बला का हाथ है? जी, मुझे शक है। हाँ, तो ये कहिए कि आपको शक है और शक की बुनियाद वह काम है जिसे करने के लिए आपके पति तैयार नहीं थे। जी सर। सुमनलता, इनके पति का नाम क्या लिखा है? नकुल ने लेडी कांस्टेबल से पूछा। बलजीत कांत। विद्या जी, एक बात बताएं, आपके पति का आपसे कैसा संबंध था? जी, समझ ही नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? नकुल ने महसूस किया कि इस बात का जवाब देने से पहले विद्या थोड़ा असहज हुई। नकुल अभी अपने सवाल को खुलकर पूछता, इससे पहले ही सुमनलता ने बात समझते हुए कहा, अरे साहब पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करके घर से निकला था? नहीं, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ था। वह ठीक ठाक ही निकले थे और फिर दोपहर में बात तो हुई ही थी। अच्छा, किसी और से कोई झगड़ा, उधारी, लेनदारी, देनदारी वगैरह? नहीं सर, हम दोनों लोग इस शहर में बाहरी ही थे, ज्यादा लोगों से मिलना मिलाना नहीं था, इसलिए मेरी जानकारी में तो उनका किसी से झगड़ा नहीं हो सकता। अब आप तो लोग बाहर क्या करते हैं वह हमें पता। विद्या को ऐसे बोलता सुन साथ बैठी सुमनलता बिफर पड़ी गई। तुझसे जितना पूछा जाए उतनी ही बात कर, ज्यादा बीबीसी लंदन न बन। सीधे सीधे ये बोल कि तेरे पति का किसी से बैर नहीं था। जी, ऐसा ही था, और हमारा गुजारा दोनों लोगों की सैलरी में चल जाता था, इसलिए उधार की भी कोई बात नहीं होगी। कम से कम उन्होंने कभी मुझसे तो नहीं कहा था। आपके पति बलजीत घर से कैसे निकले थे? ऑफिस से उन्हें एक गाड़ी मिली थी। कौन सी? बला सर की पुरानी मारुति 800 थी, वही लेकर निकले थे। इतना सब कुछ पूछने के बाद नकुल ने देखा कि विद्या के पास उसके सारे प्रश्नों के जवाब जुबान पर ही थे। उसका आत्मविश्वास भी काफी ऊंचा दिख रहा था। ऐसा तभी होता है जब या तो इंसान बहुत शातिर हो या फिर सच्चा। इसलिए फिलहाल नकुल को उस औरत पर शक करने का कोई ठोस कारण नजर नहीं आया। उसने फौरन सुमनलता से कहा, सुमन, रिपोर्ट बनाकर उन्हें भी दिखा दो, और इनकी हामी हो तो मुझसे साइन करवा लेना। यस सर। शुक्रिया विद्या, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पति जल्द से जल्द घर आ जाएं। ये कहते हुए नकुल वहां से उठ गया और अपने चेंबर में आकर बैठ गया। उसके दवा लेने का वक्त हो चुका था और इतनी पूछताछ से उसका सिर भी भारी हो गया था। पिछली रातों की दौड़ भाग भी उसके दिमाग पर बोझ की तरह ही वार कर रही थी। वो दवा खाकर आंखें बंद किए कुर्सी पर लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा कि कांस्टेबल सुमनलता हाथ में रजिस्टर लिए खड़ी है। आओ सुमन, कोई खास बात? नहीं सर, बस साइन चाहिए। उस औरत ने साइन कर दिया? हाँ सर, शातिर औरत है, कई जगह काट छांट करवाई, फिर फाइनल किया
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसके पास सारे सवालों के जवाब थे, ऐसे जैसे किसी ने रटाया हो। खैर, ये बताओ, वो है या चली गई? चली गई सर। साइन करने के फौरन बाद चली गई। कल से तो यहीं लटकी पड़ी थी। अच्छा, लाओ रजिस्टर। सुमन, तुम तो औरत हो, ज्यादा समझ पाओ शायद। क्या लगता है तुम्हें? जाने दीजिए सर, मेरे सोचने से क्या होता है, कहो। शायद तुम्हारा कहना इसके पति को ढूंढने में मदद करे। आपको क्या लगता है, इसे बला के यहां नौकरी यूं ही मिल गई होगी? मतलब ये कि यह औरत दूसरे किस्म की है। ओह, तुम बिना जाने कैरेक्टर पर उतर आई। मैं क्या, सब यही कहते हैं सर। सबका कहना कभी कभी गलत भी होता है, नकुल ने साइन करते हुए कहा। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दोबारा कागज देखने लगा। अब की बार उसने कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके दिमाग की नसें झंझना गईं। वह फौरन अपना हाथ झटकते हुए बोला, एक मिनट। क्या हुआ सर, कुछ गलती हो गई क्या? नकुल के इस तरह चौंकने से सुमनलता भी सकते में आ गई थी। ये इसके पति का फोन नंबर तुमने सही लिखा है? जी सर, मैंने उससे लिखवा कर लिया था, उसी की हैंडराइटिंग है, ये देखिए। उसके कहने तक में नकुल ने अपना मोबाइल निकाल लिया और पुराने कॉल रिकॉर्ड खंगलने लगा। एक कॉल पर आकर उसकी अंगुलियां रुक गईं। उसने रिपोर्ट से नंबर मिलाया और हताश हो गया। फिर क्रॉस चेक करने के नजरिए से उसने सुमनलता से पूछा, और ये कार का नंबर, ये भी उसने ही लिखा है? हाँ सर, यही तो उसने बताया था। होली शिट, क्या हुआ सर? अगर ये मोबाइल नंबर सही है तो इसका पति मर चुका है। ये क्या कह रहे हैं सर? सही कह रहा हूं। आज तो नहीं, मगर कल इसे बुलाकर मॉर्चुरी में 22 नंबर लाश की शिनाख्त करा दो। इसका मतलब यह हुआ कि इसका शक ठीक था सर। हो सकता है, लेकिन यह तो तभी पता चलेगा जब ये मालूम चलेगा कि वह कार कहाँ है और कार चलाने वाला कौन था। नकुल ने अभी बात पूरी ही की थी कि उसके मोबाइल पर अनिल का नंबर चमक उठा। हेलो, हाँ अनिल बोलो। नकुल चौंका, मगर फिर खुद को संयत रखते हुए उसने अनिल से बात करना जारी रखा। तुम्हें यकीन है? ठीक है, उसका कॉल आने दो, और जब कॉल आए तो मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लेना, कहकर नकुल ने फोन रख दिया। नकुल को यूं परेशान देखकर सुमनलता ने पूछ लिया, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? अनिल को कोई कार का सुराग देने वाला है, एंड आई एम श्योर कार और कातिल का आपस में कोई रिलेशन जरूर है। अनिल के मोबाइल पर पूरन का नाम चमक उठा। पूरन थाने में जमा पुरानी कारों का टेंडर लिया करता था। उसके पास पूरन का मैसेज आ चुका था, लेकिन वो कोई जल्दबाजी दिखाना नहीं चाहता था। सो दोबारा जब रिंग बजी तब अनिल ने फोन उठाया। साहब, मैं क्लासिक गराज वाला पूरन बोल रहा हूं। हाँ पूरन, अभी थाने में पड़ी गाड़ियों के स्क्रैप का टेंडर नहीं आया। आएगा तो बता दूंगा, इसके लिए बार बार फोन मत कर। नहीं साहब, मैंने उसके लिए फोन नहीं किया, एक जरूरी बात कहनी थी। पूरन ने हिचकिचते हुए कहा। हाँ तो बोल, या उसके लिए भी टेंडर निकलवाऊं? साहब, मेरे गराज के बाहर एक लावारिस गाड़ी खड़ी है लगभग 2-3 दिन से, और तू मुझे अब बता रहा है? साहब, पहले तो मुझे लगा कोई पार्क कर गया होगा, फिर अगले दिन भी जब गाड़ी नहीं हटी तो मुझे लगा कि किसी की गाड़ी खराब हो गई है, कांटेक्ट करेगा, लेकिन 2-3 दिन बीतने पर भी जब कोई नहीं आया तो मुझे लगा कोई गड़बड़ है, इसलिए आपको फोन किया। सुन पूरन, गाड़ी किसी को छूने मत देना, मैं अभी आता हूं। अनिल ने फोन रख दिया और फौरन पूरन के गराज की तरफ निकल गया। पूरन 50 साल का एक मैकेनिक था जिसने शहर के बाहर अपना गराज बना रखा था। अक्सर वह थाने में पकड़ी गई गाड़ियों के स्क्रैप का टेंडर लेता था। वह पुरानी गाड़ियां खरीद कर उनकी मरम्मत के बाद उन्हें दोबारा बेचने का काम भी करता था, इसलिए उसके गराज के आगे पुरानी गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। यही सोचकर कातिल ने भी गाड़ी वहीं छोड़ी थी, जो फौरी तौर पर तो कारगर साबित हुई थी, लेकिन 2-1 दिन में ही पूरन ने भांप लिया कि यह गाड़ी लावारिस है। पूरन इस धंधे में घुटा हुआ आदमी था। वह जानता था कि जिस शहर में लोग गाली भी मुफ्त में नहीं देते, वहां कोई गाड़ी
मुफ्त में क्यों देगा? यूं भी पुरानी गाड़ियों को लेकर उसका पाला पुलिस से इतनी बार पड़ चुका था कि वह कोई चांस लेना नहीं चाहता था। नकुल को आज आईजी साहब से मिलना था, प्रगति की रिपोर्ट देनी थी और अपने ऑपरेशन के खर्चे की बात भी करनी थी। अभी वह आईजी के ऑफिस के बाहर अपनी बारी का इंतजार ही कर रहा था कि अनिल का फोन दोबारा बज उठा। फोन की रिंगटोन सुनकर आईजी साहब के अर्दली का चेहरा रूखा हो गया। नकुल ने फौरन फोन को साइलेंट मोड पर किया और आईजी बंगले के बाथरूम की ओर टहल गया। उसने कॉल रिसीव की और धीमी आवाज में ही बोला, हाँ अनिल, बोलो। सर, गराज में एक बेनामी गाड़ी पिछले 2 दिनों से पड़ी है। शक है कि कोई जानबूझकर उसे वहां छोड़ गया है, क्योंकि गाड़ी गराज में उस हिस्से से घुसाई गई थी जहां से बाउंड्री टूटी हुई थी और तार के कमजोर फैंस लगे थे। गाड़ी फैंस को तोड़कर घुसाई गई है। गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है? गाड़ी बला की ही है। बलजीत की बीवी के एफआईआर में भी इसी नंबर का जिक्र है। अहमदनगर पुलिस स्टेशन में बला ने इस गाड़ी के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। चालाकी दिखाता रहा है वह। खैर, ये बताओ, गाड़ी से कुछ सबूत हाथ लगे? सर, पिछला टायर रिब पैटर्न का है, जिसके हर रिब में मिट्टी फंसी हुई है। ऐसा लगता है कि कई दफा मिट्टी वाले इलाके से गुजरी है। चांसेस तो यह भी हैं कि यह वही गाड़ी हो सकती है जिसे कब्रिस्तान के अटेंडेंट ने देखने का जिक्र किया था। गुड। गराज के मालिक का बयान लो, मैं शाम तक ही पहुंच पाऊंगा। आईजी साहब से अपने स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है सर, मैं तब तक अपनी तफ्तीश जारी रखता हूं, अनिल ने दूसरी ओर से कहा। और फिर नकुल मोबाइल साइलेंट कर आईजी साहब के कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे के सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा, मे आई कम इन सर? आओ नकुल, आई एम वेटिंग फॉर यू। आईजी के कहते ही नकुल चेंबर के भीतर दाखिल हुआ। एंड आई थिंक यू हैव सम गुड न्यूज फॉर मी, इजंट इट सर? नो, नॉट एग्जैक्टली नकुल, इन फैक्ट इट्स अ बैड न्यूज। हेड ऑफिस ने मेडिकल ग्रांट की लिमिट बढ़ाने से मना कर दिया है। अब की दफा क्या एक्सक्यूज है सर? नकुल ने एक चिढ़ी हुई आवाज में ही कहा। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज नकुल, सच्चाई यही है कि 50 लाख की मेडिकल एडवांस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट तुम जानते ही हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारे टाई अप्स कम ही हैं। जहां हैं वहां की लिमिट मैक्सिमम 5 लाख है और सरकारी अस्पतालों में तुम्हारा इलाज संभव नहीं है। कोई बात नहीं सर, अगर किस्मत में पुलिस के लिए गोली खाकर बिना इलाज मर जाना ही लिखा है तो यही सही। ऐसे नाउम्मीद नहीं होते नकुल, मैं कोशिश कर रहा हूं। पुलिस वेलफेयर फंड से 5 लाख तक का इंतजाम हो जाएगा। तुम कुछ प्रोविडेंट फंड में से निकाल लो। जीरा खाने से ऊंट का पेट नहीं भरता सर। आपका शुक्रिया कि आपने कोशिश की। मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। वैसे मैं सेमेट्री वाले केस की अपडेट देने भी आया था। मरने वाले का पता चल गया है। उसका नाम बलजीत कांत था। वह बला ज्वेलरी में अकाउंटेंट था। उसकी बीवी विद्या ने रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट में जो गाड़ी नंबर उसने लिखवाया था वह गाड़ी अनिल की रिपोर्ट के अनुसार अभी शहर के बाहर एक गराज से बरामद हुई है। गुड। गाड़ी किसकी थी? चोरी की ही होगी। मकतूल की पत्नी के मुताबिक वह कार उसे उसके ऑफिस से ऑफिशियल वर्क के लिए ही मिली थी, जो उसे उसके मालिक राघव बला ने दी थी। ठीक है, इस राघव बला को भी नैब करो एंड कीप मी पोस्टेड। स्मगल्ड गोल्ड भी एक रीजन हो सकता है मर्डर का। ये राघव बला स्मगल्ड गोल्ड की खरीदारी का पुराना खिलाड़ी रहा है। राइट सर, मैं ये भी इस एंगल ख्याल रखूंगा। कहते हुए नकुल उठा। उसने एक जोरदार सैल्यूट आईजी की ओर उछाली और ऑफिस से बाहर निकल गया। मेडिकल ग्रांट न मिलने से उसका मन उदास तो था, लेकिन उदास होना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। उसने फौरन अपनी मोटरसाइकिल निकाली और शहर से बाहर बने पूरन के गराज की ओर चल पड़ा। लगभग आधे घंटे मोटरसाइकिल चलाने के बाद नकुल भंगार टोला पहुंचा। अनिल उसका वहीं इंतजार कर रहा था। गाड़ी स्टैंड पर लगाते हुए ही नकुल ने अनिल से पूछा, तू सुबह से यहीं है? और क्या सर, अपना उसूल है, एक दिन में एक काम।
जितना ज्यादा कूदोगे उतना ज्यादा चू। अनिल अभी अपनी अश्लील सी कहावत पूरी करता, इससे पहले ही नकुल ने उसे टोक दिया। अच्छा अच्छा रहने दे। ये बता, फॉरेंसिक वालों ने कुछ फौरी बताया? नहीं सर, वो तो साले इस तरह की सेक्रेटसी मेंटेन करते हैं जैसे हम ही हत्यारे हों। फिर भी कुछ तो पता चला होगा। मोटा मोटी कुछ बातें निकल कर आई हैं। वही बता दो, कार में मर्डर हुआ हो, ऐसे कोई निशान नहीं है। अच्छा, और क्या पता चला? हत्यारा दोहरे बदन का रहा होगा, क्योंकि ड्राइविंग सीट पीछे की हुई थी। अनिल, उस दोहरे बदन के शख्स का मिलना बहुत जरूरी है। आपकी तफ्तीश में कुछ बात आगे बढ़ी क्या सर? अनिल ने पूछा। आगे नहीं बढ़ी, उलझ रही है। वो कैसे सर? गाड़ी बला ज्वेलरी वाले राघव बला की है। मर्डर उसके मैनेजर बलजीत का हुआ है। राघव बला पर इल्जाम भी मैनेजर की बीवी ने लगाया है। यह तो फिर केस ही सॉल्व हो गया सर, अनिल के खुशी में आदतन एक थाप की ताली बजाते हुए कहा। अनिल की इस क्लोज एंड शट स्टेटमेंट पर नकुल ने एक छद्म मुस्कान के साथ पूछा। अच्छा, कैसे? केस कैसे सॉल्व हो गया? राघव बला का मैनेजर की बीवी से चक्कर होगा और उसने पति को रास्ते से हटा दिया होगा। सिंपल, चलते हैं राघव बला को 2 ठूंसा देते हैं। आगे की कहानी वही बताएगा। 2 बात अनिल, अगर बला और मकतूल की बीवी का चक्कर होगा तो बीवी बला पर केस क्यों करेगी? और दूसरी बात, राघव बला क्या, अगर कोई कॉमन प्रूडेंस का आदमी भी होगा तो अपनी ही कार से मर्डर प्लान नहीं करेगा। बात में दम तो है सर। इसलिए लगता है कि जिस दिशा में हमारी इन्वेस्टिगेशन जा रही है वहां कुछ भी नहीं हासिल होगा। मुझे तो यह भी लगता है कि हम इन्वेस्टिगेशन में किसी और जा भी नहीं रहे, बल्कि हत्यारा हमें उसी दिशा में चला रहा है जिधर वह ले जाना चाहता है। हत्या होना, लाश का मिलना और फिर कार का मिलना, ऐसा लगता है जैसे सब पहले से तय किया हुआ है। मेरे पल्ले इन्वेस्टिगेशन नहीं पड़ती सर, बस ऑर्डर्स पड़ते हैं। आप बताइए आगे क्या करना है? अनिल ने अपनी कैप उतारकर सिर खुजाते हुए कहा। इस गरज वाले से और क्या पता चला? ज्यादा कुछ नहीं। कह रहा है कि उसे 2-3 दिन से लावारिस पड़ी इस गाड़ी को देखकर शक हुआ तो उसने पुलिस को बता दिया। इतनी गाड़ियों हैं इसके पास, इसने जरूर सीसीटीवी कैमरे लगाए होंगे। लगाए हैं सर, लेकिन इसका कहना है कि हार्ड डिस्क भर जाने पर वह उसे अपने वेंडर को ट्रांसफर करने को दे देता है। उसका वेंडर सारा डाटा ट्रांसफर कर बैकअप अपने पास रखता है और फिर डिस्क फ्री कर इसे दे देता है। इसके पास जो डिस्क है उसकी कैपेसिटी लगभग 15 दिन की है। इससे कहो बैकअप आते ही हमें बताए या सीधा थाने लेकर आए। वह खुद ही कह रहा था कि आते ही ले आएगा, लेकिन उससे होगा क्या सर? पता नहीं, शायद कुछ हो ही जाए। हवा तो गाड़ी पार्क करके नहीं गई होगी, और जैसा तुम बता रहे हो, मोटे आदमी का एंगल, कोई शेप, कोई विजुअल भी मिल जाए तो हम किसी रास्ते पर तो चल सकेंगे। अभी तो हवा में ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितनी अजीब दुनिया है ना सर। कातिल खुला घूम रहा है, शायद हमारे आसपास ही हो, शायद हमने कभी उससे बात भी की हो, हमारे सामने से ही गुजर गया हो, लेकिन हम उसका सुराग ढूंढ रहे हैं। ऐसे में वह जब तक मिल नहीं जाए हम अंधेरे में ही तीर चलाते रहेंगे। मिलेगा। वो कहते हैं खातिल ने किस सफाई से धोई है, आस्ती उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। शायरी की दुकान है सर आप, अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा। नकुल हंसा। फिलहाल यहां से दुकान उठाओ, चलो थाने चलकर रिपोर्ट फाइल करें और आराम करें। क्या पता कातिल भी काम खत्म कर आराम फरमा रहा हो। कातिल को आराम कहाँ होता है, उसे कत्ल करने होते हैं, सबूत मिटाने होते हैं और फिर अगले शिकार की तलाश में निकल जाना होता है। रात का वक्त, और वो भी बारिश का वक्त अगर हो तो यह अपराधों और अपराधियों के लिए काम पर निकालने का वक्त होता है। रात अपराध छुपा लेती है और बरसात गुनाह धो देती है। यह रात भी कुछ ऐसी ही थी। बारिश छोरों पर थी। उसी रात मंडावली के वीरान स्टेशन पर एक दोहरे बदन वाला शख्स पैसेंजर ट्रेन के रुकते ही ध्यान से कुछ देखकर एक खाली बोगी में सवार हुआ। उस बोगी में
केवल एक और शख्स हैंडल पकड़े ट्रेन के गेट पर खड़ा था। बारिश का पानी उसके आदमकद रेनकोट से रिसकर पूरे गेट को गीला किए हुए था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी थी। दोहरे बदन वाले मोटे आदमी ने देखा कि उसके हाथ में बियर की कैन है। दोहरे बदन वाले ने रेनकोट वाले से कहा, बारिश में बियर कौन पीता है? जवाब में रेनकोट वाले ने मोटे शख्स को घूरकर देखा और कैन को ट्रेन की फर्श पर उड़ेल दिया। अरे, मैंने तो मजाक किया था, आप बुरा मत मानिए। मोटा शख्स हिचकिचाया। उसे लगा कि रेनकोट के पीछे का चेहरा बुरा मान गया है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दोहरे बदन वाला आदमी ही फिर बोला, आपने कहा था कि कोई कॉल नहीं करना, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। बाकी जैसा आपने कहा था ठीक वैसे ही उसका फोन मैंने नाले में बहा दिया और सिम खा गया। अब तक तो किसी संडास में बह भी गया होगा। उस दोहरे बदन वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी बात पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ट्रेन में आने वाले मोटे आदमी ने खुद ही बात का सिरा आगे बढ़ाया। काम में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, लेकिन कब्रिस्तान के चौकीदार ने मुझ पर टॉर्च मारी थी। इतना कहकर वो चुप हो गया। उसे लगा कि ये सुनकर रेनकोट वाला तिलमिला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रेनकोट वाले शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस मोटे आदमी ने एक कागज निकालकर उसके हाथ में रख दिया। मोटा आदमी आदत के मुताबिक फिर बोला, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, उस लिंक में ऐसा क्या था जिसके लिए मर्डर? इतना कहते कहते वो आदमी रुक गया। उसने रेनकोट वाले के देखने के अंदाज से यह महसूस किया कि वह कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। खैर, मुझे क्या, मेरा पैसा। मोटे आदमी ने अपने काम की बात की। उस रेनकोट वाले शख्स ने उसके आगे एक चमड़े का ब्रीफकेस बढ़ा दिया। वो मोटा आदमी ब्रीफकेस लेने आगे दरवाजे की ओर बढ़ा और ब्रीफकेस को उसके हाथों से अपने हाथों में थाम लिया। ब्रीफकेस देकर रेनकोट वाला शख्स वहां से आगे बढ़ने लगा। उसे जाते देख मोटे आदमी ने उसे टोका, रुको, पहले देख तो लूं पैसे पूरे हैं भी या नहीं। कहकर मोटा आदमी ब्रीफकेस खोलकर देखने लगा। नोटों की गड्डियां गिनते वक्त वो यह भूल गया था कि रेनकोट वाला शख्स उसके ठीक पीछे आ गया है। दोहरे बदन वाला आदमी चलती ट्रेन के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था और उसकी पीठ रेनकोट वाले आदमी की तरफ थी और उसे अपने दुस्वप्न में भी यह एहसास नहीं था जो अगले ही पल घटित होने वाला था। मोटा आदमी नोट गिनकर संतुष्ट हुआ और बैग के बटन बंद कर लिए, मगर इस निश्चिंतता में वह यह देखना भूल गया कि उसके आगे चलती ट्रेन का दरवाजा है और उसके ठीक पीछे रेनकोट वाला शख्स। अपने दोनों हाथ रेनकोट की जेब में डाले हुए उस शख्स ने अपना बायां पांव मोटे आदमी की पीठ पर टिकाया और उसके कुछ समझ पाने से पहले ही चलती ट्रेन से बाहर की ओर धक्का दे दिया। मोटा आदमी बैग समेत चलती ट्रेन के बाहर गिर गया। गिरने से पहले मोटे आदमी को एहसास हुआ कि जो बियर गिराई गई थी वह बियर नहीं थी, वह कोई लुब्रिकेंट था जो उसके फिसलने के लिए ही गिराया गया था। दोहरे बदन वाला चलती ट्रेन से नीचे गिर गया था, लेकिन यह शायद काफी नहीं था। रेनकोट वाले शख्स ने झांक कर देखा। उसे लगा कि गिरने वाले में अभी कुछ जान बाकी है। उसने ट्रेन रोकने के लिए चेन खींच दी। चिंचियाती हुई ट्रेन रुक गई। रेनकोट वाला आदमी धीमे से उसी तरफ उतर आया जिस तरफ दोहरे बदन वाला आदमी गिरा था। ट्रेन से उतरकर उसने ट्रेन को यूं थपकी दी जैसे कोई अपने घोड़े को आगे बढ़ जाने की आज्ञा देता है। ट्रेन आगे बढ़ गई। बारिश के बीच वीरान रात में झींगुरों के शोर के अलावा अब वहां बस 2 आदमी रह गए। रेनकोट वाला शख्स दोहरे बदन वाले उस आदमी के पास गया जिसका सिर तरबूज की तरह फट चुका था, मगर ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस अभी चल रही है। रेनकोट वाला कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसने दोहरे बदन वाले आदमी का पैर पकड़कर घसीटना शुरू किया और उसे दोबारा उसी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच लिटा दिया। मोटे आदमी को उठाकर ट्रैक तक ले जाने में उसकी सांसें फूल गईं। ब्रीफकेस हाथ में लिए वह थोड़ी दूर ऊंचे टीले पर बैठकर
अपनी सांसें संयत करने लगा, मगर वह वहां अपनी सांसें संयत करने नहीं बैठा था, उसे इंतजार करना था। आधे घंटे बाद आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार। एक एक्सप्रेस ट्रेन ठीक समय पर आई और मोटे आदमी के शरीर से गुजरती हुई निकल गई। अब वहां न कोई मोटा था, न कोई देह। खून और मांस के मलीदे इधर उधर बिखरे पड़े थे। रेनकोट वाला आदमी जब निश्चिंत हो गया कि कोई सबूत नहीं बचा, तब वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अभी वह कुछ कदम ही चला होगा कि उसे अचानक कुछ याद आया। वो फौरन लौट कर आया और ट्रैक पर कुछ ढूंढने लगा। वो हैरान परेशान होकर इधर उधर लगभग 10 मिनट तक कुछ ढूंढता रहा। अचानक ही आसपास की घास में कुछ सरगोशी हुई। वो रेनकोट वाला आदमी अलर्ट हो गया और किसी मुसीबत में न पड़ जाए, ये सोचकर कुछ हताशा और खींच में वापस लौट गया। घास के बीच से एक कुत्ता निकला और ट्रैक पर पड़े मांस को सूंघने लगा। रेनकोट वाला आदमी कोई सबूत छोड़कर जा चुका था, ऐसा कुछ जिसे उसे साथ ले जाना चाहिए था। बहरहाल अब वहां न तो चमड़े का कोई बैग था और न रेनकोट वाला कोई आदमी। मोर्चरी, मुर्दा घर या चीरघर, जो भी नाम दिया जाए, आखिर में एक खामोश शहर है जहां जाकर सब खामोश हो जाते हैं। केवल विज्ञान ही बोलता है। आज नकुल ही मॉर्निंग शिफ्ट में था। चूंकि वो इस केस की जांच से जुड़ा हुआ था, इसलिए आज बलजीत की शिनाख्त के लिए विद्या और सुमनलता के साथ उसे खुद ही आना पड़ा। दूसरा कारण यह भी था कि पैथोलॉजिस्ट आज मोर्चरी में ही मौजूद था। नकुल को उससे कुछ जवाब जानने थे। सरकारी जीप आकर मोर्चरी में लगी ही थी कि विद्या मोर्चरी देखकर विचलित सी हो गई। ये आप मुझे कहाँ ले आए? आपने तो कहा था हॉस्पिटल जाना है। हाँ, तो ये भी एक हॉस्पिटल ही है। राजी मन से भीतर चल, सुमनलता ने अपने स्वभाव के अनुसार ही रुखाई से कहा। मुझे नहीं जाना, भीतर आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? विद्या विचलित सी दिखी और अब उसकी आंखों में भय साफ था। विद्या, कोई जबरदस्ती नहीं है, यह एक रूटीन वर्क है। एक बॉडी मिली है और उसी रोज मिली है जिस रोज तुम्हारे पति गायब हुए थे। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उस रोज तो 21 आदमी के गायब होने की रिपोर्ट है। जरूरी नहीं कि जिसकी शिनाख्त के लिए हम आए हैं वो बलजीत ही हो, और जितनी जानकारी मुझे है उस लिहाज से भी वह बलजीत नहीं हो सकता। बस यही बात तुमसे कंफर्म करानी थी। नकुल ने समझाइश के साथ अपनी बात खत्म की और सुमनलता की ओर मुड़ा। सुमन, इन्हें पहले उधर ले जाकर कपड़े की शिनाख्त करा दो। हो सकता है कपड़े देखकर ही इनके मन को थोड़ी राहत मिल जाए। ये पर्ची ले लो और इन्हें दाहिनी तरफ वाले दूसरे कमरे में ले जाओ। पहले कपड़े दिखाना, उसके बाद ही दूसरे जरूरी सामान। मैं जरा पैथोलॉजिस्ट मिस्टर मुंशी से मिलकर आता हूं। यस सर, कहकर सुमनलता विद्या को लेकर दाहिनी ओर मुड़ गई और नकुल बाईं ओर बने पैथोलॉजिस्ट के केबिन में घुस गया। कमरे में जाने से पहले उसने मुंशी को किसी फाइल में घुसे हुए देखा। वो रुक गया और शिष्टाचारवश पूछा, मैं आई कम इन सर? मोर्चरी दाहिनी ओर है, सर्टिफिकेट भी वहीं से मिलेंगे। केबिन में बैठे पैथोलॉजिस्ट मिस्टर मुंशी ने बिना ऊपर देखे ही कहा, मुझे सर्टिफिकेट नहीं, आपसे ही मिलना है डॉक्टर साहब। मैं इंस्पेक्टर नकुल फ्रॉम राजीव नगर पुलिस स्टेशन। आप इन्वेस्टिगेटिंग विंग से हैं, फिर आपको परमिशन की क्या जरूरत है? मोर्चरी को तो आप लोग अपने बाप का घर समझते हैं और डॉक्टर को नौकर। पैथोलॉजिस्ट मिस्टर मुंशी ने बहुत ही रुखाई से कहा, मालूम पड़ता है डॉक्टर साहब हमारे डिपार्टमेंट के सताए हुए हैं। इस देश में कौन आपका सताया हुआ नहीं है साहब? लोग गुंडों से मकान खाली करवाने के लिए और बड़े गुंडे के पास जाते हैं, पुलिस के पास नहीं आते। कभी सोचा है आपने? वह इसलिए कि लोग पेपर वर्क से डरते हैं। ज्यादातर लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं होते, इसलिए पुलिस के पास आने से हिचकिचाते हैं। गुंडे पेपर्स नहीं मांगते सर। और आप पैसे और पेपर्स दोनों मांगते हैं, इसलिए लोगों को गुंडों के पास जाना ज्यादा आसान लगता है। डॉक्टर साहब, यह हम पर ज्यादती है।
थोड़ा बहुत ऊंच नीच हर डिपार्टमेंट में है। फिर भी अगर आपको मेरे डिपार्टमेंट से शिकायत है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। काम की बात करें जी, मैं दरअसल बलजीत के पोस्टमार्टम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। वो सेमेट्री हाउस वाला सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वही। उसे 2 गोलियां लगी थीं और दोनों ही फैटल थीं। यह कहना भी मुश्किल है कि किस गोली से मौत हुई होगी। एक गोली सिर में लगी जिसने हार्ट बीट और ब्रीडिंग के सेंटर को डैमेज किया है, और दूसरी गोली छाती में लगी जिसने हार्ट को परफोरेट कर दिया है, जिसके कारण इतना खून बहा है। अब क्योंकि मौत का रीजन हेमरेज है, इसलिए यह मान लो कि दूसरी गोली से ही मौत हुई। मर्डर वेपन क्या था डॉक्टर? यह मामला थोड़ा अजीब है। देखो, स्कल वुंड्स की एग्जिट होल 1.5 इंच की है। इसका मतलब है कि 45 बोर की रिवॉल्वर रही होगी। स्कल वाली गोली तो बाहर निकल गई, लेकिन छाती में मारी गई गोली फंस गई और वो 38 बोर की है। लेकिन ऐसा क्यों होगा डॉक्टर? कातिल क्या मकतूल पर गोलियां टेस्ट करने आया था कि कभी इस रिवॉल्वर से कभी उस रिवॉल्वर से गोली चलाई? यह तुम जानो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तुम हो। हालांकि मेरे पास तुम्हारे इस अहमकाना सवाल के भी कई लॉजिकल जवाब मौजूद हैं। एनालाइटन मी विथ ए कपल ऑफ आंसर्स, नकुल ने मुस्कुराहट ओढ़ते हुए पूछा। पहला तो यह कि पहली गोली मारने के बाद दूसरी गोली फंस गई हो तो हत्यारे ने दूसरी बंदूक इस्तेमाल की हो, और दूसरा यह कि हत्यारे ने एक साथ 2 वीपन्स का इस्तेमाल किया हो, दोनों हाथों से। क्वाइट पॉसिबल। डॉक्टर, आप क्या मुर्दों में जिंदगी खपा रहे हैं? व्हाई डोंट यू जॉइन अस? नहीं, मैं पूर्व जन्म में विश्वास करता हूं और सोचता हूं कि जितने पाप किए होंगे उस लिहाज से यही काम ठीक है। कम से कम झूठ तो नहीं बोलना होता। तुम्हारी जगह आऊंगा तो यह तो करना ही पड़ेगा। झूठ का बोझ अलग लाद लूंगा। खैर, मेरी छोड़ो, ये बताओ, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? मुंशी ने नकुल से ही लौटा सवाल किया। इस काम के लिए अक्सर मैं अपने जूनियर अनिल को भेज देता हूं या किसी और को, लेकिन अब की दफा मामला थोड़ा पर्सनल। नकुल ने अभी इतना ही कहा था कि उसे विद्या के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो समझ गया कि विद्या ने बलजीत की शिनाख्त कर ली है। वह थोड़ी देर के लिए बात से विचलित हुआ। उसने अपनी पेशानी को हाथों से रगड़ा और चुप हो गया। उसे चुप देखकर डॉक्टर मुंशी ने ही पूछा, इन दिस सब्जेक्ट बलजीत हैव एनी रिलेशन विथ यू? नो नो, नॉट एग्जैक्टली डॉक्टर। एक्चुअली इस केस में पहले दिन से जुड़ा हूं, इसलिए, और इस औरत को काफी ढाढ़स बंधाकर लाया था, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया। नथिंग टू वरी। इमोशंस आर नॉट सपोज टू कम इन योर इन्वेस्टिगेशन। आई परफेक्टली नो दैट डॉक्टर। टेल मी वन थिंग, इज देयर एनी ब्रूज बाइट लैसरेशन मार्क ऑन द बॉडी? हाथ और पांव पर हैं, मगर वो झगड़े या बचाव में नहीं हुए हैं। वो बॉडी को हाथ और पांव की तरफ से घसीटे जाने के कारण जमीन की रगड़ डीजादात से हुए हैं। इस लिहाज से ये मान सकते हो कि कोई हाथपाई नहीं हुई होगी। मरने वाले ने हत्यारे के सामने एकदम से सरेंडर कर दिया होगा। फिंगरप्रिंट्स तो नहीं होंगे? नहीं, मगर ग्लो प्रिंट है। हत्यारे ने चालाकी तो बहुत की, मगर लाश की खींचते समय हाथ में आए पसीने और नेचुरल ग्रीसिंग से वह ग्लो प्रिंट छोड़ा गया है। दैट्स नाइस। चलिए, कुछ तो क्लू मिला। ग्लो प्रिंट की रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि वो यहां से डिटेक्ट नहीं होगी। उसे हैदराबाद भेजना होगा, इसलिए 15-20 दिन तो मानकर चलो। हाँ, अगर ऊपर से कोई अप्रोच लगवा पाओ तो जल्द भी निकल आएगी। ऊपर का कोई अप्रोच होता तो पहले अपने लिए ही लगवाता डॉक्टर साहब। खैर, एक आखिरी सवाल, आंखों के विट्रस ह्यूमर से कुछ पता चला? वेरी स्मार्ट एंड आई मस्ट से नॉलेजेबल। कहाँ चोरों लुटेरों में फंसे हो, हमें ज्वाइन कर लो। ऐसी बात नहीं डॉक्टर साहब, बस पढ़ते वक्त फॉरेंसिक में एक छोटा सा डिप्लोमा कर लिया था, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है। क्या जानना चाहते हो? यही ना कि मरते वक्त आंखों का पोटेशियम लेवल कितना था, ताकि यह जान सको कि गोली अचानक मारी गई या फिर मरने वाले को पता था कि वह मरने वाला है। सत्यव्यास 63। जी बिल्कुल यही। दरअसल
मैं यह इन्फेरेंस निकालना चाहता हूं कि मरने वाला हत्यारे को जानता था या नहीं। नहीं पता चलेगा, क्योंकि गोली ने एक आंख बुरी तरह डैमेज की है और दूसरे में पोटेशियम लेवल डिटेक्टेबल ही नहीं है। डॉक्टर अभी अपनी बात पूरी कर कुछ और बताने जा ही रहा था कि पीछे से सुमनलता आती दिखाई दी। उसने आते ही कहा, सर जी, ये तो बॉडी देखते ही धान की बोरी हो गई है। एक जगह पीडीडीएच गई है। क्या करूं? उसे शौक लगा है। ऐसा करो, इसे हमारी जीप में इसके घर छोड़ आओ। ओके, लेकिन आप? सर जी, मैं जरा मोर्चरी के प्रोसीजर निपटा कर आता हूं। फिर बलजीत का क्रियाक्रम भी तो करवाना होगा। उसकी पत्नी विद्या कह रही थी कि उसका कोई नहीं है। तुम उसे लेकर निकलो और उसे घर पहुंचाकर ऑफिस ज्वाइन करो। जी सर, कहकर सुमनलता विद्या को लेकर निकल गई। दरअसल मोर्चरी प्रोसीजर में ज्यादा समय नहीं लगना था। बात यह थी कि नकुल विद्या के चीखने चिल्लाने को अवॉइड करना चाहता था। उनके जाते ही नकुल भी डॉक्टर से इजाजत लेकर बाहर निकल आया। वह बाहर आया ही था कि उसका मोबाइल घनघना उठा। हेलो नकुल साहब, जीआरपी से शर्मा बोल रहा हूं। फोन रेलवे पुलिस का था। बोलिए शर्मा जी, कैसे याद किया? नकुल ने रेलवे पुलिस वाले शर्मा को पहचानते हुए कहा। हम पुलिस वाले एक दूसरे को या तो जन्मदिन पर याद करते हैं या फिर किसी के मरने पर। तो फिर जन्मदिन मुबारक हो। छोड़िए साहब, एक लाश मिली है पटरी पर। संभावना है कि आपके थाना क्षेत्र का आदमी है। अब केस तो जीआरपी ही देखेगी, लेकिन कागजी कार्यवाही के लिए आना पड़ेगा आपको। हाजिर हो जाते हैं थोड़ी ही देर में। कहते हुए नकुल ने अपनी गादी मंडावली की ओर मोड़ ली। पिछले कुछ दिनों से घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थीं कि उसे आराम का वक्त ही नहीं दे रही थीं, जबकि नकुल को आराम की सख्त जरूरत थी। आज भी जब वह मंडावली जीआरपी थाने पहुंचा तो रेलवे पुलिस वाले रिपोर्ट बनाकर उसी का इंतजार कर रहे थे। उसने जीआरपी वाले शर्मा को देखते हुए पूछा, अब किसे मार दिया शर्मा जी? मारने वाले हम कौन साहब? मारने वाला ऊपर बैठा है। वह तो बचाने वाला है। नकुल ने अपनी गादी से उतरकर शर्मा से हाथ मिलाते हुए कहा। मारने वाला, तारने वाला, बचाने वाला, सब वही है। शर्मा बातूनी किस्म का वैसा आदमी था जो बाल की खाल निकाला करते हैं। नकुल जल्द ही समझ गया कि इसकी बातों की लच्छेदारी में फंसने से वक्त ही बर्बाद होगा, इसलिए उसने फौरन ही मुद्दे की बात की। खैर, ये बताइए, आपके मारने बचाने वाले ने अब की किसे चुन लिया है? पता नहीं सर, कुछ बचा हो तब तो शिनाख्त हो। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। जान देने वाला इस तरह गया कि हाथ के अलावा कुछ बचा ही नहीं। यह सही कही शर्मा जी। जब कुछ बचा ही नहीं तो आपको यह कैसे पता चला कि केस मेरे थाने का है? नकुल ने तंज भरे लहजे में कहा। सत्यव्यास सर, लाश का एक कटा हाथ मिला है जिस पर नाम गुदा है, बलजीत। क्या? बलजीत? नाम सुनकर नकुल यूं चौंका जैसे उसने अपने दांतों के बीच कोई बिजली का नंगा तार ले लिया हो। जी सर, पता चला इस आदमी के गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके थाने में दर्ज कराई गई थी, इसलिए आपको तकलीफ दी। हाँ, मगर अभी तो आपने कहा कि शिनाख्त मुश्किल है, हाथ के अलावा कुछ मिला है। यही तो पेंच है सर। लाश के 3 हाथ मिले हैं। क्या 3 हाथ? अब ये क्या सूतियापा है? ये कैसे पॉसिबल है? यही तो समझ नहीं आ रहा सर। हम भी इसी में सर फोड़ रहे हैं। कहाँ हैं हाथ और बाकी बॉडी? चलो दिखाओ। बाकी बॉडी तो बेलचे से उठानी पड़ी है सर। मलीदे के अलावा बस हाथ और पांव मिले, जो ये रहे। कहते हुए शर्मा ने पॉलीथीन में रखे कुछ बॉडी पार्ट्स सामने रख दिए। शरीर का सचमुच मलीदा ही बचा था। हाँ, लाश के साथ 3 हाथ जरूर दिख रहे थे। लाश का यह हाल देखकर नकुल का जी मितला सा गया। वह थोड़ी देर के लिए वहां से हट गया। कुछ देर आकाश में शून्य को निहारता रहा। उसे न जाने क्यों इस लाश को देखकर यह एहसास हो आया कि जल्द ही अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह भी किसी दिन लाश ही बन जाएगा। बहरहाल
उसने पास ही लगे नलके से पानी अपने हथेली पर लेकर अपने चेहरे पर छींटे मारे और फिर रुमाल से चेहरा साफ कर लाश की हालत देखकर बुदबुदाया। हर तरफ खून ही खून, ना कोई रोने वाला आदमी अब गोश्त है। क्या लाश उठाई जाए? शर्मा उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया था जहां उसे शायरी से ज्यादा कीर्तन समझ में आती थी। फिर भी उसने शेर खाली हाथ नहीं जाने दिया और दाद देते हुए बोला, सर, शायरी भी उसी तरह नहीं समझ आई जिस तरह यह किस्सा समझ नहीं आया। लाश के 3 हाथ कैसे? अगर मैं तुक सही जोत पा रहा हूं तो बात मेरी समझ में आ रही है शर्मा जी। यह कटा हुआ हाथ जिस पर बलजीत गुदा है, इस लाश का नहीं है। लाश को देखते हुए नकुल अब भी और कुछ कहने ही जा रहा था कि बातूनी जीआरपी इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, आप ठीक सोच रहे हैं सर। ये नाम गुदा हुआ हाथ इस बॉडी का नहीं है। इसके घाव पुराने हैं और हाथ किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया लगता है। ट्रेन से कटा होता तो इस तरह सर्जिकल कट नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बलजीत के हाथ का टुकड़ा यहां कैसे आया? कई बातें हो सकती हैं शर्मा जी। पहली ये कि यहां इसे कोई मारकर इस तरह फेंक गया हो जिससे लाश की कोई शिनाख्त ना हो पाए, और यह हाथ का टुकड़ा कोई जानवर यहां तक लेकर आया हो, लेकिन जब उसे लाश का गोश्त दिखा हो तो हाथ छोड़ देकर लाश के गोश्त पर लगा हो। यह पॉसिबल है सर, क्योंकि जब हम यहां आए तो 5-7 कुत्ते लाश पर झुके हुए थे। हाँ, मगर उस केस में आसपास और लाश मिलनी चाहिए जिससे बलजीत का हाथ काटा गया हो। यहां के थाने को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो दूसरी लाश ढूंढें। ठीक है सर, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अरे, पॉसिबिलिटी सुनने में इतनी क्या दिलचस्पी है शर्मा जी? आप शायरी सुने। सत्यव्यास, शायरी भी सुन लेंगे, लेकिन आप जितनी पॉसिबिलिटी बताएंगे उतना जाकर हमें बेडिडिडे साहब को सुना देंगे। उन्हें भी लगेगा कि हम भी कुछ दिमाग रखते हैं, वरना हमें तो यही लाश उठाने उठवाने वाला काम मिलता है। हम सबकी एक ही गति है शर्मा जी। तो दूसरी संभावना यह है कि यह कोई सनकी हत्यारे का काम हो जो हमसे खेलना चाह रहा हो। वह कोई क्लू छोड़ रहा हो जिसके जरिए हम उस तक पहुंचें या उसके मकसद तक पहुंचें। अगर ऐसा हुआ तो इस लाश के कुछ बॉडी पार्ट्स भी किसी दूसरी लाश के पास मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आगे भी ऐसे ही मर्डर दिखते हैं तो इस बात पर आगे बढ़ा जा सकता है कि यह किसी सीरियल किलर का काम है। और कोई पॉसिबिलिटी है? एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे अभी नजर आ रही है वो ये कि कातिल कैनिबल हो, मुर्दा खाने वाला। इसकी संभावना हालांकि कम है, मगर तंत्र मंत्र से मारे इस देश में इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब आपकी बातों से मुझे डर लग रहा है सर। आप कितना कुछ जानते हैं। शर्मा के चेहरे पर परेशानियां सचमुच झलक आई थी। इसलिए ज्यादा भी नहीं जानना चाहिए। इसी बात पर लो, एक शेर सुनो। ए अक्ल नहीं आएंगे बातों में तेरी, हम नादान थे, नादान हैं, नादान रहेंगे। हाँ, ये सही है सर, अपने लेवल की, अपने काम की। शर्मा ने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। चलता हूं शर्मा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो मुझे की खबर करना। कहते हुए नकुल अपनी गादी की तरफ टहल गया। जरूर सर, एक कॉपी भी तो आपको देनी होगी, लेकिन एक कप चाय तो पीकर जाइए। शुक्रिया, फिर कभी। अभी मुझे निकलना होगा। नकुल, जो अब कुछ कुछ बात समझ रहा था, वहां से निकल जाना चाहता था। उसने अपने 8 साल के करियर में बहुत सी लाशें देखी थीं, लेकिन ऐसी जघन्य हत्या देखकर उसे उबकाई आ रही थी। वह समझ रहा था कि बलजीत के मर्डर का इस मर्डर से भी कुछ संबंध है, लेकिन वो ये बात जीआरपी पर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने जीआरपी से चुपचाप रिपोर्ट ली और लौट गया। मंडावली से लौटकर भी नकुल को चैन नहीं था। वह अपनी कुर्सी पर आंखें बंद किए बढ़ा धुएं के छल्ले छत की ओर उड़ा रहा था। उसके ठीक सामने बैठा अनिल किसी खुलासे के इंतजार में देर से उसका मुंह ताके जा रहा था। जब नकुल की खामोशी अनिल के लिए असह्य हो गई तो अनिल ने टोका,
सर, निकोटिन भी सीधा दिमाग पर असर करती है। आपको इस हालत में ज्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अनिल के अचानक ही बोल पुड्डी सीने से नकुल की तंद्रा टूटी। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसे बंद कमरे में इस तरह सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। उसने आखिरी लंबी कश खींची और सिगरेट ऐश ट्रे में कुचलता हुआ बोला, समझता हूं अनिल, मगर एक तो अपनी हेल्थ, दूसरा यह केस। इस केस ने ज्यादा परेशान कर दिया है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, लगता है कि फट ही जाएगा। क्यों, क्या हुआ सर? कोई नई बात पता चली क्या? आप रेलवे ट्रैक पर मिली लाश के बारे में तो इतना ज्यादा नहीं सोच रहे। हाँ अनिल, वही उसी केस ने दिमाग हिला दिया है। अपने पास दो दो लाशें हैं और इन मर्डर के रहस्य की डोरी आपस में ऐसी उलझी है कि कोई सिरा पकड़ियाच में नहीं आ रहा है। अरे सर जी, आप कुछ ज्यादा ही भीतर घुस रहे हैं। शायद इसलिए कि उस रात जो कॉल आपको आई थी, आप उसे मकतूल समझ रहे हैं, जबकि यह आपका अजम्पशन है। ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। आप तो शायरी वायरी कीजिए। वैसे मेरी नज़र में ये एक ओपन एंड शट केस है। अच्छा, कैसे? ज़रा हमें भी बताओ, हमसे क्या समझने में चूक हो रही है। मगर उससे पहले ये बताओ कि क्या बलजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, आ गई है। उसकी मौत गोली लगने से हुई है। दूसरी गोली से मौत हुई। दूसरी गोली नज़दीक से चलाई गई थी। कितने नज़दीक से? काफ़ी करीब से। जख्मों के आसपास बारूद से जलने के निशान भी पाए गए थे। इसका जो मतलब मैं निकाल पा रहा हूं वो ये है कि कातिल और बलजीत एक दूसरे को पहचानते थे। दोनों साथ ही होंगे और बलजीत को इस बात की भनक नहीं होगी कि कातिल उसका खून कर देगा। नहीं, ऐसा होता तो बलजीत मुझे फोन नहीं करता। उसे पता था कि कातिल उसी की तलाश में है और उसे ढूंढ रहा है। अगर गोली इतनी नजदीक से मारी गई है तो इसका मतलब है कि कातिल ने बलजीत को ढूंढ लिया था। खैर, गोलियों की दिशा के बारे में कुछ पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? यानी जब बलजीत को गोलियां मारी गईं तो गोलियां चलाने वाला सामने था या दाएं बाएं? नहीं सर, ये तो बता पाना मुश्किल है, अनिल ने बेचारगी से कहा। डॉक्टर का इस बारे में क्या ख्याल है? नकुल ने कोई माकूल जवाब न आता देखकर पूछा। उनका कहना है गोलियां लगने के बाद बलजीत सिर के बल गिर गया था। सर के बल गिरने के बाद ही दूसरी गोली एकदम पॉइंट ब्लैंक से मारी गई। उन्होंने ये भी बताया कि उसे दूर तक घसीटा भी गया था। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी कातिल का कुछ ठोस पता नहीं ही लग पा रहा। बड़ी गिरधे शातिर खिलाड़ी से पाला पिड़ीदार रहा है अब की बार। अपने पेन के पिछले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में कई ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। जानने के लिए कि आगे क्या होता है, जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।